दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं अपना सर प्रमोद यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो आपका कक्षा 11 है यानी कि क्लास 11 विषय जीव विज्ञान यानी कि सब्जेक्ट जो आपका बायोलॉजी है उसका मॉडल प्रश्न का सेट 3 इसका सल्यूशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सा प्रश्न जो है कि पहले पूछा गया है। इस वर्ष जो है कि 2022 के एग्जाम में काफ़ी हद तक यानी कि बहुत ज़्यादा ही मॉडल प्रश्न से ही जो है कि आपका वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो मॉडल प्रश्न को आप देखना नहीं भूलेंगे। मैंने सभी विषय का मॉडल प्रश्न का जो सेट सल्यूशन है उसको बना दिया है, ठीक है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जा करके आप देख लेंगे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि मॉडल सेट 3 यानी कि बायोलॉजी का जो सेट 3 मॉडल प्रश्न पत्र है उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन है और कौन कौन सा क्वेश्चन है और कौन पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि वायरस, जो वायरस होता है विषाणु, इसे जो है कि 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत में नहीं रखा गया है। तो आप इसमें ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका हाईलाइट किया गया है, जो हाईलाइट किया गया है वे आपका सही आंसर है, यानी कि जो हम ग्रीन कलर से किए हुए हैं वे आपका सही आंसर है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि विभिन्न जीवों के बीच पाए जाने वाले संबंधों के आधार पर कौन सा वर्गीकरण है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र। आप इसमें ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे और सभी क्वेश्चन का आप तैयारी कर लेंगे। आपका काफ़ी हद तक मॉडल प्रश्न से ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो देखिए इसमें जो है कि एक क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो यानी कि जैसे में कि ये VVI क्वेश्चन कह सकते हैं, ये पहले क्वेश्चन पूछा गया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग किससे होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि वायरस, जो विषाणु होता है इसी से होता है। आप इसमें ए को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि न्यूनीकृत नर युग्मकोद विध को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि पराग कहा जाता है। तो फिर इसमें आप सी को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि दोहरा निषेचन निम्न में से किसकी प्रमुख विशेषता है, यानी कि दोहरा निषेचन जो होता है इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किसकी विशेषता होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि आवृत बीजी जो है इसी के कारण जो है कि दोहरा निषेचन की इसमें अधिक विशेषता होती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये आपका VVI क्वेश्चन है जो कि ये पहले पूछा गया है। तो इसमें देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि स्लाइडेन और स्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आप इसमें सी को टिक कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि जितना भी लेटेस्ट वीडियो हो जो कि आपका इम्पोर्टेंट हो आपके एग्जाम के लिए वे आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर की ओर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल क्षारीय प्रकृति का है, यानी कि इसमें से जो अमीनो अम्ल है वे आपका क्षारीय प्रकृति का कौन सा है। जो क्षारीय प्रकृति का है उसी को बताना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि लाइसिन जो है कि क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसमें आप ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में क्या पूछा जा रहा है। 8 में पूछा जा रहा है कि इस C3 पौधे में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन होता है। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन पहले पूछा गया, आप इसको VVI टिक कर सकते हैं, इसको स्पेशली याद रखेंगे। तो फिर इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा RUBP जो होता है, यही C3 पौधे में CO2 का प्राथमिक ग्राही होता है। आप इसको याद कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का संबंध किससे है, यानी कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है इसका संबंध किससे है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि राइजोबियम। आप इसमें टिक कर लेंगे ऑप्शन बी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है और एक VVI क्वेश्चन है जो कि पहले पूछा गया है। तो आप इसको VVI में टिक कर लेंगे। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट का अंतिम चरण कौन है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि पारगतिक्रम जो है कि ये आपका अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट का अंतिम चरण होता है। अंतिम चरण अगर पूछा जाएगा तो पारगतिक्रम होता है। तो पारगतिक्रम को आप टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है
कि अभिक्रिया की दर प्रत्येक डॉट 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 खाली स्थान दिया हुआ है कि परिवर्तन या तो दुगनी हो जाती है या तो फिर पहले से आधी रह जाती है। तो इसमें जो 10 डिग्री सेल्सियस है इसी का जो है कि अगर हम लोग अभिक्रिया करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस पर, तब फिर इसका पहले या तो पहले से अधिक हो जाएगा या तो पहले से आधी रह जाती है। ठीक है, यानी कि या तो दुगनी हो जाती है या तो फिर पहले से आधी रह जाती है। तो आप इसमें ए ऑप्शन को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि प्यूरिन का एक उदाहरण कौन है। तो प्यूरिन का एक उदाहरण इसमें एडेनिन है। आप इसमें ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है। अब फिर क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि पर्णहरित में ह्रास के कारण पत्तियों का पीला हो जाना क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोसिस। क्लोरोसिस जो होता है इसी के कारण जो है कि पर्णहरित में ह्रास जो होती है वे क्या होती है कि पीला हो जाता है पत्ती, और नहीं तो फिर हरा हो जाता है। यानी कि पीला हो जाना जो होता है, पीला हो जाने का कारण होता है कि क्लोरोसिस इसमें होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें देखिए पूछा जा रहा है वीवीआई क्वेश्चन है जो कि पहले पूछा गया है। तो आप इसको वीवीआई में टिक कर लेंगे। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन प्रदर्शित करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है वह क्या प्रदर्शित करता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रोटीन की चतुष्क संरचना प्रदर्शित करता है। आप इसमें ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें कोशिका उपचायी रूप से सक्रिय तो होती है पर विभाजित नहीं होती। तो अगर सक्रिय होती है और विभाजित नहीं होती है तो उसको कहते हैं G0 चरण, यानी कि G0 चरण जो होता है उसी के कारण सक्रिय होती है और विभाजित नहीं होता है। तो आप इसमें ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए पूछा जा रहा है कि पर्णहरित ए का अधिकतम अवशोषण किस क्षेत्र में होता है। यानी कि पर्णहरित ए जो है इसका अधिकतम अवशोषण किस क्षेत्र में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नीला और लाल क्षेत्र में। आप इसमें ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे और ए क्वेश्चन जो है कि पहले पूछा गया है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि भ्रूण कोष किन से मिलकर बनता है। यानी कि भ्रूण कोष जो है किन से मिलकर बनता है। भ्रूण कोष को आप लोग जानते होंगे एक किन से मिलकर बनता है। तो इसमें देखिए आपका 3 ठे आंसर सही है, यानी कि इसमें आप ऑप्शन डी को सही करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा लवक रंगहीन होता है। यानी कि इसमें कौन सा ऐसा लवक है जो कि रंगहीन होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट जो है, ल्यूकोप्लास्ट ए आपका रंगहीन होता है। ए लवक जो है कि आपका रंगहीन होता है। आप इसमें ल्यूकोप्लास्ट को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि सेंट्रोमियर की अवस्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को हम भिन्न भिन्न वर्गों में बांट सकते हैं। निम्न में से कौन सा गुणसूत्र इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें आपका यूसेंट्रिक जो है इसके अंतर्गत में नहीं आता है। तो आप इसमें डी को टिक कर लेंगे। एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है। सबसे पहले इसे किसने बताया। ये अभी आपका क्वेश्चन पहले पूछा गया है, इसको आप वीवीआई में टिक कर लेंगे। तो देखिए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश जरूरत होती है तो इसको सबसे पहले कौन बताया है, तो इसको बताना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इंजेनहाउस जो है, इंजेनहाउस यही जो है कि सबसे पहले बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश जरूरत होती है। नहीं तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण होएगा ही नहीं, यानी कि हो पाएगा ही नहीं। तो इसमें आप ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि अंतरावस्था को हम इन नाम से भी जानते हैं। यानी कि इसमें जो अंतरावस्था है उनको और दूसरा नाम से किस से जानते हैं। यानी कि अंतरावस्था को हम लोग विश्रामावस्था के नाम से भी जानते हैं। यानी कि आप इसमें ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रोटीन संरचना में एन छोर पर स्थित अमीनो अम्ल होता है। यानी कि प्रोटीन संरचना जो होता है उसमें एन छोर पर कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो इसमें आपका चतुष्क अमीनो अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है, आप इसको वीवीआई में भी टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नहीं है। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित इसका
है ये नहीं है, यानी कि कोई इसका संबंध नहीं है। तो इसमें आप ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। क्लेमाइडोमोनास जो है, क्लेमाइडोमोनास यही जो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नहीं है, ये बाकी 3 ठे जो है ये संबंधित है। ये भी आपका क्वेश्चन पहले पूछा गया है, इसको वीवीआई में टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 24 में क्या पूछा जा रहा है। 24 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता कशेरुकी संघ से संबंध रखता है, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसा विशेषता है जो कि कशेरुकी संघ से संबंध रखता है। तो इसमें आपका जो 3 ठे ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी, ये तीनों सही है, यानी कि आप इसमें ऑप्शन डी को सही कर लेंगे। देखिए ए में दिया हुआ है पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति जो है इस ये भी संबंध रखता है, और दूसरा दिया हुआ है बी में कि पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति, इसमें भी संबंध रहता है, और युग्मित ग्रसनी कलोम छिद्र जो है इसमें भी संबंध रहता है। तो यानी कि तीनों सही है, तो आप ऑप्शन इसमें डी को टिक कर लेंगे उपरोक्त सभी को। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए पूछा जा रहा है कि पोरीफेरा संघ के सदस्य समान रूप से कहलाते हैं, यानी कि पोरीफेरा रूप के जो सदस्य होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्पंज, यानी कि आप ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है, उम्मीद है कि इस वर्ष भी पूछा जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए पूछा जा रहा है कि शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध को कहते हैं, यानी कि शैवाल और कवक जो होता है उसको सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं, मतलब कि शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाइकेन। एक क्वेश्चन वीवीआई है, एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है, लाइकेन आप इसमें याद रखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है कि आकृति के आधार पर निम्न में से कौन जीवाणु का एक वर्ग नहीं है, यानी कि आकृति के आधार पर जब हम लोग देखेंगे तो इसमें से कौन सा एक ऐसा जीवाणु है जो कि जीवाणु का वर्ग में ही नहीं है। तो इसमें देखिए आपका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि शंक्वाकार जो है कि जीवाणु के वर्ग में नहीं होता है। आप इसमें ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, यानी कि सेट 3 से बहुत क्वेश्चन ऐसा है जो कि पहले पूछा गया है, यानी कि उम्मीद है कि इसमें से इस वर्ष भी पूछा जाएगा, तो आप इसको याद रखेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते होंगे पीडीएफ, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जा करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ताकि उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र किस पर आधारित है, यानी कि जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र जो है यह किस पर आधारित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जीवधारियों के बीच प्राकृतिक संबंध पर आधारित होता है। किस पर, तो जीवधारियों के बीच प्राकृतिक संबंध पर। आप इसमें ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि विषाणुओं में प्रोटीन से बना आवरण क्या कहलाता है। विषाणु में जो प्रोटीन से बना हुआ आवरण रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कैप्सिड, यानी कि आप इसमें ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। एक क्वेश्चन पहले पूछा गया, इसको वीवीआई में भी टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 30 है कि दो केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है, यानी कि दो केंद्रक मान लीजिए है, 2 ठे केंद्रक, उसका जब संलयन होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कार्योगैमी, यानी कि आप ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे, कार्योगैमी को। फिर इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र किनके द्वारा दिया गया। ये वीवीआई क्वेश्चन है, पूरा एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है, इसको आप वीवीआई में टिक कर लेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र किनके द्वारा दिया गया, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए है कि बैथम और हुकर के द्वारा जो है कि प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र दिया गया था। इसमें फिर 32 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। इसमें पूछा जा रहा है कि सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों को किस जगत में रखा गया है, यानी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक जीवधारी है इसको किस वर्ग में रखा गया है, तो यानी कि किस जगत में रखा गया है, तो जगत का नाम है मोनेरा। आप इसमें मोनेरा को टिक कर लेंगे। इसी जगत में जो है कि प्रोकैरियोटिक जीवधारियों को रखा गया है। एक क्वेश्चन पहले पूछा गया, आप इसको वीवीआई में टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में कौन सा अणु प्रकाश संग्रहण तंतुजाल के अभिक्रिया केंद्र को बनाता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है यही है इसमें सही आंसर, आप इसको टिक कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, ये पहले पूछा गया है, इसको वीवीआई में टिक कर लेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंतर्गत अभिक्रिया केंद्र का अवशोषण शीर्ष है, यानी कि फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है इसके अंतर्गत में कौन है, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो है कि हमेशा 700 नैनोमीटर होता है, यानी कि 700 nm को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए पूछा जा रहा है
क्वेश्चन नंबर 35 जो है कि आपका मॉडल सेट प्रश्न का 35 क्वेश्चन नंबर लास्ट प्रश्न है। ये VVI है जो कि पहले पूछा गया, आप इसको VVI में टिक कर लेंगे। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिर कार्बनिक मध्यस्थ में परिवर्तन ... कहलाता है। तो इसमें आप सही आंसर सी को टिक कर लेंगे, यानी कि कार्बोक्सिलेशन जो है यही आपका सही आंसर है सी। आप इसमें टिक कर लेंगे। अगर आप इसका PDF लेना चाहते होंगे PDF, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपको PDF दे दिया जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल पर अभी तक नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितना भी लेटेस्ट वीडियो हो इम्पोर्टेंट वे आप तक आसानी से पहुंच सके और आपके एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।